उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ये अहद किया हुआ है कि जदीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे। नाइंसाफी की वजह से अब हालात तेजी से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और जो नेपाल में हुआ है। इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा की सरजमीन पर कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं हो रहा। खान साहब को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पे कोई एतराज नहीं है। खान साहब की भी यही पॉलिसी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को हर सूरत रहना चाहिए और किसी सूरत में भी हम दहशतगर्दों के साथ कंप्रोमाइज या उनको कोई रिलीफ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर पूरी कौम इस वक्त क्रिकेट मैच देख रही है, बल्कि सारा दिन ही जो कुछ होता रहा क्रिकेट की दुनिया में उसको देखती रही है। इसका जो भी नतीजा निकलेगा थोड़ी देर में निकल ही जाएगा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान का जो क्रिकेट का उफ़्क़ है उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तानी कौम उससे मायूस बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मायूसी थोड़ी देर में देखेंगे या हो सकता है कामयाबी थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाए। इसके बारे में तो बात डेफिनेटली होती रहेगी, लेकिन जो आज दो नई चीज़ें सामने आई हैं उनका जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए हैं और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो ही वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुआ है तो सऊदी अरेबिया की फ़िज़ाइया के F-15 जो है वो आए और उन्होंने स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को। फिर 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। तो इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसे कैसे डिसाइफर किया जा सकता है, बहुत बड़ा सवाल है। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ इमरान खान साहब ने पेशन गोई की है कि पाकिस्तान अनकरीब बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल बनने वाला है। क्या वाकई बन रहा है, ये भी एक सवाल है। आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर है मनसूबाबंदी के और बड़े अहम रुकन है गवर्नमेंट के। एहसन साहब ये फरमाइएगा, ये जो प्रोटोकॉल है अच्छी बात है, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को ये खुशी नसीब हुई है, लेकिन इसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा भी होगा या सिर्फ इस्लामी लेके वापस आ जाए? जी शुक्रिया जावेद। तो ये सब देखिए पाकिस्तान की इज़्ज़त में जो वाकई एक बहुत इजाफा हुआ है और ये मैं समझता हूँ कि मार्का हक की बरकतें हैं जो सामने आ रही हैं। जिस तरह मार्का हक में हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को जवाब दिया और मज़ा चखाया और वो भारत का जो 30 साल का मेकअप था कि वो अब इस इलाके का थानेदार बन गया और शायद अपने आप को सुपर पावर समझने लगा था, तो दुनिया को पता चला कि ये सब फेक था, थानेदारी ख़त्म हो गई। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्के हक के नतीजे में इस खित्ते में जो पोजीशन बहाल की, हम उसी मुकाम पे वापस चले गए जो 28 मई 1998 को जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को भारत के हम पल्ला कर दिया था और दुनिया दोनों मुल्कों को बराबर देखने लगी। और उस वक्त भी आपने देखा कि मशरक़ वस्ता के अंदर बिलखसूस सऊदी अरब के अंदर कितनी खुशी की लहर दौड़ी और उन्होंने पाकिस्तान की उस क़ुव्वत को अपनी ताकत समझा। और मैं समझता हूँ कि अब भी उसी तरह का एक जज्बा हम देख रहे हैं, न सिर्फ मशरक़ वस्ता में बल्कि यूरोप के अंदर। अभी सियालकोट का एक डेलीगेशन जर्मनी गया हुआ था, तो वो बता रहा था कि जब मार्का हक के बाद वो इमिग्रेशन से निकले तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के उन्हें कहा स्ट्रॉन्ग नेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन बहाल हुई है, इज़्ज़त बहाल हुई है और पाकिस्तान का वक़ार बहाल हुआ है और हमें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं साथ ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए तारीख़ ये बतलाती है कि दिफा की कामयाबी अगर आपने उसको सस्टेन करना है, ठीक है, तो उसकी बुनियाद मुआशी ताकत पे है, इकोनॉमी पे। तो जिस तरह हमने मार्का हक जीता है, अब हमें मार्का तरक्की जीतने की तैयारी करनी है। ठीक है, ये मुमकिन नहीं है कि हम अगर मुआशी मैदान में खुद को मजबूत नहीं करेंगे तो हम दिफाई ताकत को बहुत देर तक कायम रख सकें। लिहाजा अब अगला हमारा चैलेंज यही है और इसीलिए वज़ीर आज़म आप देख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन के साथ अभी हमारा जो दौरा हुआ बहुत कामयाब हुआ और एक सी पैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। मैं 26 सितंबर को 14वीं JCC मीटिंग है उसकी सदारत करने जा रहा हूँ। इसी तरह मशरक़ वस्ता के ममालिक से जहाँ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से बहुत हमारा न सिर्फ एक दिफाई ताल्लुक है, मजहबी है, दिफाई है, बल्कि मुआशी बहुत अहम ताल्लुक है। पाकिस्तान रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से लेता है और पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब की तरक्की में बहुत कलीदी किरदार अदा किया। तो ये सारे रिलेशनशिप्स इस वक्त डीप करने का, फोर्टिफाई करने का वक्त है जो अल्लाह ताला ने हमें
मौका दिया है, विंडो दी है। और अब इसी चीज़ की तकलीफ पीटीआई को है कि वो ये देख रहे हैं कि वो तो 4 सालों में पाकिस्तान को फ़कीर बना के छोड़ गए थे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जहाँ जाता था कशकोल लेकर जाता था कि जी अपना कर्जा दे दें या कर्जा रोल ओवर कर दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल बदल गई है। अच्छा ऐसा साहब, ये जो पाकिस्तान का स्टांस है ना, एक तो 10 मई जो मई में जंग हुई वो तो ज़ाहिर पाकिस्तान ने जीती, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंडिया को तो किया ही, बाकी पूरी दुनिया को भी हैरान कर दिया। उसके ऊपर उसके बाद जो ईरान के ऊपर हमारा स्टांस था वो बड़ा क्लियर था। कतर के ऊपर पाकिस्तान का बड़ा बोल्ड स्टेप लिया पाकिस्तान ने, कोई और मुल्क नहीं बोला उस पर। तो इन सारे सिनेरियो के अंदर आप पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आने वाले? देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बहुत अल्लाह ताला की ताईद हासिल है, और ये अल्लाह की ताईद के बगैर मुमकिन नहीं है। यकीनन सबकी मेहनत भी है जो इस वक्त मुल्क के अंदर लीडरशिप है, और एक बड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान की ताकत है मेरे नज़दीक वो ये है कि पाकिस्तान के जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, देखिए आपस की बात है कि हम में कभी ना जहानत की कमी थी, ना सलाहियत की कमी थी, ना वसाइल की कमी थी, ना जरूरत की, ना जरूरत की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना मनसूबाबंदी की कमी थी। हमने विजन 2010 बनाया, विजन 2025 बनाया, दुनिया के बेहतरीन प्लान थे। हमने मार खाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज से, बार बार की जो डिसरप्शन थी उसने किसी एक चीज़ को कामयाब नहीं होने दिया। आज मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए सबसे एक सुनहरी मौका है और सिल्वर लाइनिंग है कि जो रियासत के सतून हैं उनमें कम से कम एक बात पर इत्तेफाक है कि हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम हो। देखिए इस वक्त अगर आप दुनिया पे नजर डालें जावेद चौधरी साहब, दुनिया किस तलातुम से गुजर रही है। वो तमाम ऑर्डर, वो तमाम इंटरनेशनल लॉ जिसको समझा जाता था कि वो दुनिया को इस्तेहकाम देते हैं, पर खचे उड़ गए उनसे। आज कोई लॉ ही नहीं है, इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई चीज आप सेंटिटी खत्म होगी, यूएन की खत्म होगी, इंटरनेशनल लॉ खत्म हो गए, इंसानी हुकूक खत्म हो गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। तो लिहाजा इस दुनिया के अंदर के जो इतनी अनसर्टन हो गई है, ये सबसे जरूरी है कि आप अपने मुल्क के इस्तेहकाम को बरकरार रखें, चाहे अदलिया है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, कि बड़ी उनके अंदर क्लैरिटी है कि हमने किसी भी कीमत पे मुल्क के अमन और इस्तेहकाम में खलल वाक़ नहीं होने देना। बहुत अच्छी बात। और इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान पर जो अटैक हो रहा है, दहशत गर्दी के जरिए जो अब भारत या हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि मुल्क में कोई बदअमनी हो, मुल्क के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी हो। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह हम बहादुरी के साथ हमारे मुसल्लह अफवाज कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, जैसे पहले हमने इन लोगों को शिकस्त दी थी, फिर इन्हें शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखिएगा कि जब पाकिस्तान ने जंग जीती थी तो उसके बाद वज़ीर साहब सऊदी अरेबिया गए थे, सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करने के लिए। उस वक्त भी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये प्रोटोकॉल नहीं मिला था। ये प्रोटोकॉल कतर के ऊपर हमले के बाद मिला है। तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि अरबों को एहसास हो गया है कि एक मजबूत पाकिस्तान इनकी बका के लिए भी ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियत है अब उसने खुद को मनवाया है। और मैं सिर्फ अरब ममालिक नहीं बल्कि मैं अभी चाइना जब गया तो रास्ते में ट्रांजिट में कुछ और मुल्कों से होता हुआ गया, तो वो गैर मुस्लिम ममालिक थे। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम पर किस कदर दबाव है कि हम इनके मिलिट्री मिशंस पाकिस्तान भेजें, इनकी नेवी के मिशन, एयरफोर्स के मिशन, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स को इंगेज करें और ट्रेनिंग लें कि किस तरह पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल की। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी अता की है और उसका बहुत इमेज बढ़ा है। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह अब जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मशरक़ वस्ता में पाई जाती थी, अब उन सब का भी ये लाजमी एक ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान की इस दफाई सलाहियत से सीखें। हमने पहले भी सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे इस ट्रेनिंग के थे, हमारे ट्रेनिंग के लिए लोग वहाँ जाते थे। और साथ ही साथ पाकिस्तान में इस पर भी क्लैरिटी है अवाम की सतह पे और रियासत की सतह पे कि जो हरमैन शरीफैन है
वो हर मुसलमान के लिए रेड लाइन है और वो पाकिस्तान के लिए भी रेड लाइन है। पाकिस्तान की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि कभी भी हरमैन शरीफैन पे कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम उसे अपने ऊपर हमला समझेंगे। सर, ऐसा मुमकिन है कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी पाकिस्तान के हवाले हो जाए और पाकिस्तान को ये इज्जत बख्शी जाए कि वो इन दोनों मुकद्दस यारों की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले? जवाब से पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसे साहब, ये जो इसराइल ने हमला किया था कतर के ऊपर, उसमें कुछ फिगर्स, कुछ इंफॉर्मेशन निकली थी और ये इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आई और उसमें क्लेम किया गया कि जो मिसाइल्स दागे गए थे कतर के ऊपर वो सऊदी अरेबिया के ऊपर से गुजार के उनको वहाँ पे फेंका गया था। और इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब की जो सेंटिटी है, जो जिनका मुसलमानों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, उसको वायलेट करने की कोशिश की गई। इस सारे सिनेरियो में ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान इन दोनों मुकद्दस शहरों की सिक्योरिटी अपने पास ले ले? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उनकी अपनी दफाई फोर्सेज हैं और उनका अपना दफाई निज़ाम है वो बहुत मजबूत भी है और बिलाशुबा उसमें ये सलाहियत भी होगी, चूँकि सऊदी अरेबिया जो है इस वक्त दुनिया में प्रॉब्ली 7th या कितने नंबर पे होगा जो अपनी दफा के ऊपर खर्च करता है। लेकिन यह है कि अगर इसमें पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियत है उसको अगर खुदा ना खास्ता किसी ने हरमैन शरीफैन पे मैली निगाह डाली या हमले की नीयत की तो पाकिस्तान के जो भी वसाइल हैं वो हरमैन शरीफैन के लिए वक्फ हैं। इस पर कभी हमने, हमारी क़यादत ने, हमारे अवाम ने कभी किसी किस्म के कोई इबहाम को रखे बगैर बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि ये हर मुसलमान के लिए रेड लाइंस हैं और ये मैसेज मेरा ख्याल है लाउड एंड क्लियर है कि कोई अगर ऐसी जुर्रत करेगा तो उसको फिर कहर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी मदीना मुनव्वरा पे ड्रोन हमला हुआ है, आपको पता होगा, और उसको इंटरसेप्ट किया गया। अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि ये किस साइड से ड्रोन आया था, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम किया कि इंटरसेप्ट करके उसको गिरा दिया और उनका गैर कानूनी ड्रोन है। तो इस टाइप के अगर हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब टेस्ट कर रहा है कोई ना कोई। देखिए, ये नहीं पता इसकी हकीकत या तफसील क्या है। कई दफ़ा ये भी होता है कि जो यमन से मिसाइल फायर किए जाते हैं वो भी इंटरसेप्ट होते हैं और उसकी क्या वो हकीकत थी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इस मौक़िफ़ पे बहुत मजबूत है कि हरमैन शरीफैन के तकद्दुस पे कोई मैली निगाह नहीं डाल सकता। और देखिए, पाकिस्तान दिफाई तौर जी आप बात अलबत्ता जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जो भी हमारी दफाई सलाहियत से तरबियत लेने के लिए दरख्वास्त करेंगे तो हम बिल्कुल अपनी सलाहियत समझते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करने के लिए अगर तरबियत के ज़रिए हम उनकी मदद कर सकें तो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। ठीक। अच्छा, दूसरा ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब ने आज पेशीन गोई की है कि हालात बड़े ही ख़राब हैं और उनके बकौल के अगर हालात को ना कंट्रोल किया गया तो बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान, श्रीलंका बन जाएगा, नेपाल बन जाएगा। देखिए, उनके लिए हालात ख़राब हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात अच्छे हो रहे हैं। आप देखें कि दुनिया की हर गैर जानिबदार, हर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी उसने पिछले 1 साल में पाकिस्तान की दर्जा बंदी में इजाफा किया है। दुनिया में हर मुआशी माहिरीन जो हैं और बैनुल अक़वामी इदारे वो पाकिस्तान के मुआशी टर्न अराउंड की तारीफ़ कर रहे हैं। सफारती सतह के ऊपर वो तमाम ममालिक जिनसे खान साहब पाकिस्तान को दूर कर गए थे उनसे हमारे रिश्ते दोबारा इस्तवार हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसकी मईशत भी है आहिस्ता आहिस्ता बहाली की तरफ जा रही है। नौजवान जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं और नए इम्कानात हासिल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता, महंगाई जो खान साहब के दौर में डबल डिजिट में थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डिजिट में आ चुकी है। तो उनके अपने हालात ख़राब हो सकते हैं, उनकी अपनी पार्टी मुंतशिर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंदरूनी इख्तलाफात हैं। अगर तो वो पीटीआई को देखकर किसी इनकलाब की पेशन गोई कर रहे हैं वो तो बात मानी जा सकती है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक उड़ान भर रहा है। पाकिस्तान अब एक दुनिया के अंदर अपना मुकाम पैदा कर रहा है। आपने खुद ही अभी जैसे मिसाल दी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब गए कि इज़्ज़त के साथ, जिस तरह अमेरिका के सदर का वहाँ पे इस्तकबाल होता है वैसे ही हमारे वज़ीर आज़म का हुआ। हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो लिहाजा पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात नहीं है कि बांग्लादेश, नेपाल बनने जा रहा है। जब वो मुल्क उधर गए थे वो बैंकरप्सी की तरफ गए थे। हाँ, हम तकरीबन इस मुकाम पे पहुंच गए थे जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को
वजारत ख़जाना ने हमारा जो तरक्याती बजट है उसकी आखिरी सहमाही के पैसे जारी करने से इनकार कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और ये कभी हमारी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पूरी सहमाही के पैसे जारी ना किए गए हों। तो खान साहब तो मुल्क को बैंकरप्ट करके छोड़ गए थे, मुल्क को तनहा करके छोड़ गए थे। चीन जैसे दोस्त मुल्क के साथ क्या हशर किया, सऊदी अरब के साथ क्या हशर किया, ऐसी ऐसी मैं तो कहूँगा बोंगियाँ मार के कि अब मैं टीवी पे नहीं बता सकता, चूँकि कुछ स्टेट के मामलात होते हैं कि बंदा अकल दंग रह जाती थी कि एक शख्स जो खुद को इतना बड़ा मसीहा कहता है और दानश्वर कहता है, इस किस्म की सतह की गुफ्तगू भी कर सकता था। अब जो हमें सफ़ीर बताते हैं, जो हमें बाहर दूसरे मुल्कों से पता लगता है, जैसे मुराद सईद साहब थे, वो ज़ाहिर है आपका को केस भी चल रहा है उनके खिलाफ, और मुराद सईद साहब को तो उन्होंने चाइना में एंट्री नहीं दी, जितना सा वो मिनिस्टर है वो जान है कि जब आप चीन के ऊपर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगे, झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीरों के बयानात को लेकर अमेरिका में चीन के ख़िलाफ़ उनकी एक सीनियर एहलकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, देखें पाकिस्तान के वज़ीर सब करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये करप्शन का गोरख धंधा है। उस पर चीन इतना हका बका हुआ कि भाई ये कोई हमारा दुश्मन करे तो करे, ये पाकिस्तान, हमने तो आपकी तब मदद की जब कोई $1 लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो आप देखें ना कि वो मुल्क के जिनके साथ पाकिस्तान का कदीमी ताल्लुक है, जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप ऑल वेदर है, जिनके साथ कोई मिसाल नहीं जैसा रिश्ता है, आपने उनको भी नहीं बख्शा, चीन को भी नहीं बख्शा, सऊदी अरब को नहीं बख्शा, किसी मुल्क को नहीं बख्शा। और वो एक खुद शायद उनको अपने बारे में ख्याल था कि वो बहुत बड़े कोई महात्मा है क्या है। तो अब पाकिस्तान को किसी महात्मा की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो इसके मुआशी एजेंडे को आगे लेके बढ़े, जो दुनिया में जो पाकिस्तान को इस वक्त गुडविल मिली है उसको समेटे। और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के आने वाले दिनों में बहुत हमारे लिए बेहतर हालात होंगे। बल्कि जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके एक दोस्त होते हैं अमेरिका में, वो यहाँ आए और वो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के साथ वो चाइना गए। चाइना का जब दौरा था तो बाद में उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया कि जब हमारी चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने 27 मिनट उनको बताया कि इकॉनमी क्या होती है, और वो इत्मीनान से सुनते रहे। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपको तो बहुत पता है, और बड़े फ़ख्र से उन्होंने बताया। और आपके अपने मुल्क का क्या हाल किया। अच्छा ये बताइएगा असद साहब के माशी तौर पर को पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ हैं, क्योंकि ये सऊदी अरब का दौरा जो है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं, क्योंकि सऊदीज़ को या अरबों को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब इम्कानात पैदा होंगे, अगरचे हमें ये फ्लड्स पे थोड़ा सेटबैक हुआ है, लेकिन इसको भी हम इंशाल्लाह खुद अपने वसाइल से ही निपटेंगे। पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके साथ हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स भी अब हमारे साथ मुंसलिक हो गए हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो हाल ही में बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तकरीबन $8.5 अरब के प्राइवेट सेक्टर के जो एग्रीमेंट्स हैं वो चाइना में हुए हैं जब प्राइम मिनिस्टर गए थे। और अभी हम फ़ेज़ 2 जो है सीपैक का उस पर सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह जो हमारे मिडल ईस्ट के दोस्त हैं वो पाकिस्तान में SIFC के ज़रिए सरमायाकारी करने के कई मंसूबों पर काम कर रहे हैं। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान एक मरकज़ बन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सब चीज़ें करने के लिए सिर्फ हुकूमत काम नहीं कर सकती, हमें हर सतह के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें दयानतदारी इख्तियार करने की ज़रूरत है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हर शख्स जो अपनी जगह पे वो ड्यूटी पूरी दे, उस्ताद जो है क्लासरूम के अंदर वो पाकिस्तान का डिफेंडर है, डॉक्टर हॉस्पिटल में है, ताजर तिजारत में है, दुकानदार अपना माल ठीक बेचे। आज एक सेमिनार था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो मैं वो यही बात वहाँ कह रहा था कि देखिए हम सब दुनिया में इतना बड़ा दावा करते हैं कि हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं और हमसे बड़ा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं। तो क्या वजह है कि ये इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रिश्वत लेने से नहीं रोकता, ये इश्क नबी हमें मिलावट करने से नहीं रोकता, ये इश्क नबी हमें झूठ बोलने से नहीं रोकता, ये इश्क नबी हमें नफ़रत और कीना पालने से नहीं रोकता, ये इश्क नबी जो है हमें गंदगी फैलाने से नहीं रोकता।
असल बात तो ये है ना कि हमें अगर हम वाकई चाहते हैं कि एक पुख्ता कौम बने, तो ये कौम जो है सिर्फ अगर हम सड़कें बनाएंगे, मोटरवेज बनाएंगे और फिर इमारतें बनाएंगे, उनसे नहीं बनेगी। हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी चाहिए, उसको भी डेवलप करना, उसे भी डेवलप करना है कि हमने अपनी किरदार साजी करनी है। हमने देखिए चीन में आप जाएं, देखें किस तरह वो लोग मेहनत करते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैंने जब इंजीनियरिंग की तो एक बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब की और वो प्रोडक्शन ट्रैक्टर फैक्ट्री थी, तो हमारा 5 बजे छुट्टी का टाइम होता था। तो आप यकीन करें कि 4 बजे के बाद आप किसी को काम नहीं कह सकते, सर जी छुट्टी का टाइम हो गया। अच्छा 4:15 बजे उन्होंने काम छोड़ के नहाने धोने, साबुन से हाथ धोने और नहाने, वर्दी बदलने चले जाना। 4:45 बजे फैक्ट्री खाली हो जाती थी। अच्छा उसके बाद मैं जापान गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, तो मैं हैरान रह गया, वो भी ट्रैक्टर फैक्ट्री थी, कि उनका 5 बजे छुट्टी का टाइम था। फैक्ट्री के 80% लोग 5:45 बजे निकलते थे। हाँ, वो सफाई करते हैं। अब वो क्या था कि 5 बजे अगर छुट्टी है ना, तो 5 बजे जो काम वो कर रहे हैं उन्होंने उसे मुकम्मल करना है। शायद उसमें 5-10 मिनट और लग जाएंगे, फिर उन्होंने अपनी जगह साफ करनी है, फिर उसके बाद जाके उन्होंने अपना हाथ मुंह धोना है। तो लिहाजा 5:45 बजे, ये है वो वर्क एथिक्स कि जो अगर हम इख्तियार नहीं करेंगे तो खाली दावों से या खाली सड़कें पुल बनाने से तो तरक्की नहीं होगी ना। और यही वो चीज़ है जिसके लिए अब हम उड़ान पाकिस्तान में भी हमने एक कह लीजिए एथिक्स और वैल्यूज़ का एक पिलर रखा है। एक छोटा सा मशवरा मैं भी आपको दूंगा जापान के रिलेटेड ही, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक लेने दो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसे साहब, जापान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसमें जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर स्वीपर नहीं होते। सारी सफाई बच्चे अपने टीचर्स के साथ मिल के करते हैं। स्कूल जाते हैं, सबसे पहले सफाई करते हैं और छुट्टी के बाद सफाई करके वो घर जाते हैं। तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये रूल भी हम बना लें तो बड़ा फ़र्क आ जाएगा। बिल्कुल सही आपकी बात है। मैं बल्कि आपको एक किस्सा सुनाऊँ कि मैं एक स्कूल में गया, मैं अक्सर अपने हल्के में स्कूलों में जाता हूँ, तो वहाँ पे देखा वो सीढ़ियों के ऊपर 1-1 इंच मिट्टी जमी हुई है और बुरा हाल है। तो मैंने हेडमास्टर से पूछा, मैं कहा भी ये क्या गंदगी क्यों है? कि जी वो जमादार छुट्टी पे गया है जी, वो हमारे वो छुट्टी पे गया हुआ है। तो मैं कहा झाड़ू लेकर आओ। तो वो झाड़ू आया, तो मैंने अपने हाथ से पकड़ के जब झाड़ू देना शुरू किया तो सबने मेरे हाथ से पकड़, नहीं सर छठो छठो सी कर दें। अच्छा, खुद सफाई नहीं करते, दूसरे को भी नहीं करना। अच्छा तो मैंने कहा यार बात यह है कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से सफाई की है, ये तो ये सुन्नत है। और घर में कुछ स्वीपर होता था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सफाई निसफ ईमान है। आप बताएं कोई मोहल्ला, कोई बाजार के जो इस बात का सबूत दे के जी सफाई निसफ ईमान है। तो असल और ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी हमें जिसके लिए हम मुकालमा शुरू कर रहे हैं, मजहबी क़यादत का भी फ़र्ज़ है कि देखिए अब जुम्मा होता है ना, मैंने जितने जुमे के खुतबे सुने हैं 70 से 80% ऐसे खुतबे होते हैं जिनका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। कहर होता है उसमें, नहीं कहर या किस्से कहानियाँ सुना के लोगों को भगा देते हैं। भाई आप उन्हें बताएं कि आप सफाई इख्तियार करें, आप उन्हें बताएं कि सच बोलें, आप उन्हें बताएं कि नाप तोल ठीक करें, आप उन्हें ये बताएं कि बैसियत मुसलमान आपकी शहरियत का क्या जिम्मेदारियां हैं, आप कैसे एक अच्छे हमसाए बन सकते हैं, आप आइली तौर पे अपनी ख़वातीन के साथ कैसे अच्छा सलूक करें, अपने बुज़ुर्गों से कैसा अच्छा सलूक करें। इन चीज़ों पे हमारी तवज्जो नहीं है, बल्कि वो कुफर के फतवे। अब मैं तो खुद एक मजहबी जमात का निशाना बना, शिकार बना कि ये तो सिर्फ यही है कि किसको काफिर करना है, किसको ये करना है। एक पूरा नेशनल रिफॉर्मेशन, और इसीलिए हम अब इस पे काम कर रहे हैं कि अगले साल हम एक नेशनल रिफॉर्म एजेंडा लाएं कि किस तरीके से, और आप 30 साल के लिए होना चाहिए, और नहीं मतलब एक पूरी नेशनल रिफॉर्म ईयर बनाएं कि हम अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कैसे करें। देखिए जब तक सोशल इंजीनियरिंग नहीं होगी ये इस तरह ये काम चलेगा नहीं। अच्छा देखिए, जापान की मैंने जैसे आपको मिसाल दी ना सर, क्यूबा जो है ना इंतहाई साफ सुथरा मुल्क है, यानी पूरे मुल्क में आपको एक साइड से लेके आखिरी साइड तक कोई गंद नजर नहीं आता। दूसरा, टोक्यो एक ऐसा शहर है जिसमें 90% डस्टबिन खत्म कर दी गई है, उसकी वजह ये लोग गंदगी नहीं डालते। अभी देखें ना, मैंने पिछले दिनों वो ट्विटर पे डाला, हमारा रेलवे स्टेशन है नारावाल में, बड़ा खूबसूरत है,
तो वहाँ पे जो सफ़ेदी थी उसके ऊपर लोगों ने पान फेंक के, वो लगता था कि यहाँ भी किसी का कत्ल हुआ है या खून खराबा हुआ है, क्या हुआ है। वो शुक्र है कि वो मेरी ट्वीट देख के रेलवे वालों ने दोबारा वहाँ पे कूची मार के सफाई कर दी, लेकिन वो तो रेलवे का काम है ना। लेकिन बहसियत शहरी हम क्यों नहीं इस बात को समझते कि भी जब आप अपने मुल्क के अंदर हैं, यही लोग दुबई चले जाएं तो बिल्कुल कानून का एहतराम करेंगे। ये लोग हम लंदन में चले जाएं, मजाल है कि किसी दीवार के ऊपर कोई थूक दे पान को। उसकी वजह स्टेट जाग रही है ना, हमारी स्टेट सोई हुई है, स्टेट को जगाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये फरमाइए, ये जो फ्लड की सूरत है, 30 लाख लोग इसमें डिस्टर्ब हुए हैं, असरअंदाज हुआ है फ्लड उनके ऊपर, तो अगर हर साल 30 लाख होते रहेंगे तो क्या पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? देखिए, ये अब ये न्यू नॉर्मल है, और अभी जो पेशेंट गोई है कि अगले साल हो सकता है 22% ज़्यादा बारिशें हों। लिहाजा अब हमें जो है एडेप्टेशन की तरफ जाना है। बांग्लादेश में आपको याद है जब मशरकी पाकिस्तान था, हर साल सैलाब आता था, सैलाब आने बंद नहीं हुए, लेकिन अब उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एडेप्ट करके तो उससे अपनी जो सफरिंग है उसे मिनिमाइज कर लिया है। और अब हमें भी जिस चीज़ की जिस पे हम काम कर रहे हैं कि जो एडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर करें कि सैलाब तो आएंगे लेकिन उनसे कम नुकसान हो। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमारी जो पिछले 73 से सैलाब आए उनसे जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिलखसूस रिलीफ और रेस्क्यू में हुई, तो जिस सतह के सैलाब आए उस सतह का इंसानी नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, और हम लोगों को रिलीफ करने में काफी कामयाब हो गए। तो वो एक सिस्टम हमारा बन गया है कि हम लोगों को बर वक्त रिलीफ कर सकते हैं। देखिए, खेत तबाह हो जाए वो दोबारा लग जाता है, इंसानी जान चली जाए वो दोबारा नहीं आ सकती। तो इसी तरह कम्युनिटीज़ के अंदर रेजिलियंस लेकर आना है। फिर एग्रीकल्चर के अंदर रेजिलियंस लाने के लिए अब हम काम कर रहे हैं कि ऐसे सीड्स बनाए जाएँ। चीन में 1000 लोग भेजे हैं कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट चेंज के साथ वो सीड जो है मुताबिकत रखते हों। फिर हमारे जो वाटर वेज हैं उनको चैनलाइज किया जाए, बंद जहाँ बनाने हैं वो बंद बनाए जाएं ताकि नुकसान को मिनिमाइज करें। ये एक न्यू नॉर्मल है। अच्छा, और फिर सिर्फ सैलाब ही नहीं आएगा, अब ये भी है कि किसी साल सैलाब होगा, किसी साल खुश्कसाली हो सकती है, किसी साल हाई टेम्परेचर हो सकता है, किसी साल ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो सकता है। तो ये सब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके लिए अब हमें तैयारी करनी है, लेकिन ये सब हम अपने गुनाहों का नतीजा नहीं भुगत रहे। हमारा कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है ग्रीन कार्बन पैदा करना जी, और लेकिन वो दुनिया जिसने ये आलूदगी पैदा की है वो अब $1 अरब का वो फंड भी देने के लिए किसी को तैयार नहीं। वो कहते हैं जी आप भुगते, आप जाने, आपका काम जाने। मैं समझता हूँ कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ है उसकी जिम्मेदारी है कि, और इसीलिए हमने अब ये एक आवाज़ उठाई है, वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में जा रहे हैं, वो बात करेंगे कि ये जो हमारे बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से विंडो खोलें, SDRs बनाएं कि जिससे हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एडेप्ट कर सकें, क्योंकि इसमें $100 अरब चाहिए। ये हमारे वसाइल से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि जो हमें दरकार है। ऐसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद क्रिकेट पे बात करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। आप इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्रिकेट को मुकम्मल तौर पे समझते हैं। मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, एक तो हमारी टीम ने किया क्या आज, ये कर क्या रही है, और दूसरा सारा दिन अगर हमने एक स्टैंड लिया हुआ था तो फिर हमें उस स्टैंड से पीछे हटने की क्या ज़रूरत थी, ज़रा रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो आपके कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू कम इनटू योर शो। और जहां तक आपने टीम की बात की, कारकर्दगी की, टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। जब से 6 फरवरी 2024 के बाद से मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने, अगर आप परफॉर्मेंस को देखें, हम आयरलैंड से हारे, हम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम वेस्ट इंडीज से हारे, अफगानिस्तान से हारे। ये सारी टीमें रैंकिंग में हमसे नीचे थी। तो टीम की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के और सोने पे सुहागा
7 विकेटों से हम जो भारत से इतवार को मैच हारे, उससे तो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। टीम की कारकर्दगी जो है वो बड़ी मायूस कुन है, पैथेटिक है। 9 जून को गुज़िश्ता बरस नकवी साहब ने जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था 5 या 6 रन से, तो कहा था सर्जरी होगी, लेकिन कोई सर्जरी नहीं हुई। वही लोग हैं, वही टीम है। अब जहां तक आते कि आज जो हुआ, ये 4 दिन से मामला चल रहा है, इतना तजस्सुस और इतना ज्यादा हाइप बनाई गई थी, और हमने कुर्बानी का बकरा किसको बनाया? वो एंडी पाइक्राफ्ट को, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, जो मैच रेफरी है। दरअसल हमें जाना चाहिए था, ठीक है उसने गलत किया, उसको पूछना चाहिए था, लेकिन चौधरी साहब हमें सूर्या कुमार यादव के पीछे जाना चाहिए था, जिसने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। उसने आईसीसी के एसीसी के प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उस पर कुछ भी नहीं किया। अब आज हम खुशी के शादियाने तो बजा रहे, लेकिन वही मैच रेफरी जिस पर हम इतराज कर रहे थे, आज वही जो है वो पाकिस्तान के मैच में रेफरिंग कर रहा है। तो असल में हुआ क्या? अगर हमने ये स्टैंड लेना था तो फिर इसको वापस हमने क्यों कर लिया? और अगर हमने इस रेफरी को कबूल करना था तो हमें पे इस लेवल पे जाने की जरूरत क्या थी? मिसकैलकुलेशन है, गलती है, या फिर कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, क्या सवाल करूं आपसे? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही चौधरी साहब, ये इतनी बड़ी गलती है। या तो मुशीरों ने सही मशवरा नहीं दिया, और नकवी साहब ने फौरन एक्स पर आके ट्वीट कर दिया कि जनाब अली, इस मैच रेफरी को जब तक नहीं निकाला जाएगा एशिया कप से हम एहतजाज कर रहे हैं। उसको कहां निकाला गया? वो तो उल्टा आपके मैच में आज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो पहले हम सोचे समझे कि क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। अब आप देखें, भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर लिया। तो हमें मौका नहीं देना चाहिए चौधरी साहब। माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब समझदार आदमी है, वफाकी वजीर दाखिला है, खुद टीवी चैनल चलाते रहे, तो उनके जो मुशीर उन्हें मशवरे दे रहे थे वो गलत मशवरा दिया है मेरी नाकिस राय में। लेकिन हो सकता है कि शायद इसकी बेहतरी हो, लेकिन आईसीसी ने भी तो आपको लॉलीपॉप दिया है ना। उन्होंने आज कहा कि जी आईसीसी इंक्वायरी करेगी। किस बात की इंक्वायरी करेगी? सारी वीडियो आपके सामने है, सूर्या कुमार यादव क्या कह रहा है, और फिर उसकी इंडोर्समेंट भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी की कि जी उसने हमारा मौक़िफ़ बयान किया। तो आप इंक्वायरी के चक्कर में क्यों पड़े? आप चाहिए आपको उसके ऊपर पाबंदी लगाए। आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट का रूल 21.1.1 कहता है चौधरी साहब कि सियासी प्लेटफॉर्म पर इसको सियासी मकासद के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो कैसे उसने इस्तेमाल किया? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फर्म आना चाहिए कि उसके खिलाफ पाबंदी लगवाए। 4 दिन हो गए, इतवार को उसने ये बयान दिया, आज बुध हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ चौधरी साहब। अच्छा मेरे साथ ये फरमाइए, अगर आज हम एग्जिट कर जाते इस टूर्नामेंट से और हमारी टीम वापस आ जाती तो क्या नुकसान होता पाकिस्तान का? देखिए, इससे पाकिस्तान को एक तो माली नुकसान होता, दूसरे चूंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल स्प्लिट हो जाती। अब ये हमारा तनाजा था चौधरी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज एंडी पाइक्राफ्ट नहीं था। तो फिर हमें माली नुकसान होता। एक तो जो पूरे प्रोजेक्ट के 1.67 मिलियन डॉलर मिलते, वो मसला हो जाता। फिर एशिया कप पे जो टॉप की टीमें, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं, उनको 15% शेयर मिलता है। भारत ये चालाकी करता है कि उसे जो शेयर मिलता है वो छोटे ममालिक में तकसीम कर देता है ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो। पाकिस्तान का वो नुकसान होता। फिर ब्रॉडकास्टर जिसने 1.7 मिलियन डॉलर्स के राइट्स खरीदे हुए, वो शोर मचाता, पैसे कटते, और फिर पाकिस्तान के आइसोलेट होने का खतरा था कि भाई अगर आप अपनी बात मनवा रहे हैं कि जी हम नहीं खेलेंगे तो मत खेलें। उससे क्या होगा कि दुनिया से कट जाता पाकिस्तान। वैसी हमारी टीम की कारकर्दगी जो साहब आपने खुद शुरू में कहा कितनी मायूस कुन है, तो हम किस बात पर नाद उठाएं। और भारत को बड़ा जोम है अपने पैसे पर, क्योंकि मेजर स्पॉन्सर्स उनके और मेजर ब्रॉडकास्टर्स उनके। तो पाकिस्तान को बड़ा माली नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को होता बल्कि एशियाई ममालिक को भी होता। अच्छा ये फरमाइए मेरे साहब, इस कप के बाद क्या आपको मोहसिन नकवी साहब बचते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनकी कारकर्दगी इंतहाई पुअर है। 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है, एक तो क्रिकेट बोर्ड उनके पास है, दूसरा वो वजीर दाखिला भी हैं। तो आपको इनकी ये पोजीशन बचती हुई नजर आ रही है? वैसे
सर मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से अपील करूंगा कि वो देखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो उनके ट्रस्टेड आदमी है, वही लेकर आए, उन्हें वजारत दाखिला भी मिली है, पीसीबी की चेयरमैनशिप भी मिली है, लेकिन एक चीज ले, शाहिद आफरीदी भी बयान दे चुका है, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट की रुसवाई हो रही है बैन अल-अक़वामी सतह पर, क्योंकि सर साहब वो अपने साथ जिन लोगों को लेकर आए वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के इंतजामी उमूर तो चला सकते हैं, लेकिन क्रिकेट चलाना उनके बस की बात नहीं है। सुमैर अहमद सैयद साहब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, उनको लेकर आए वो पीसीबी में एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसके अलावा इससे पहले सुमैर सैयद जब वो निगरां वजीर आला थे नकवी साहब, तो उनके साथ थे। सारे लोगों को जो उनके साथ थे वो तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड में है, और जब मीटिंग होती है आईसीसी की, क्योंकि इनको कोई तजुर्बा नहीं है क्रिकेट चलाने का, जब आईसीसी की मीटिंग होती है तो सुमैर अहमद सैयद साहब जाते हैं, क्या बोलते होंगे ये तो कुछ नहीं पता। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हालात इस नहज पर आ गए, कोई बोलता भी नहीं है कि भाई ठीक है चले उनको क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन जो उनके मुशीर है कम से कम मुशीर तो अच्छे रखे। 50-50 लाख रुपए पे आपने मेंटोर रख लिए, उन्होंने कितने प्लेयर्स आपको दिए, अब वही मेंटोर टीवी पे बैठकर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये उन्हें सोचना होगा। चलो साहब आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा मेरे साहब कि ये जो टीम बनाई गई है ये किसके कहने पे बनाई गई है, और इस टीम की कुछ प्लस पॉइंट भी हैं इसके, कि या फिर वो सब कुछ है जो पूरी दुनिया देख रही है आज भी? ये टीम, चलो साहब ये भी बड़े आपने एक मजा का खेल सवाल मुझसे पूछ लिया। इस टीम का कोई वाली वारिस नहीं है। जब से नकवी साहब पीसीबी के चीफ बने, कोई सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं है। अगर किसी चीज का कोई सरबराह नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? पिछली सिलेक्शन कमेटी थी, उसमें वहाब रियाज गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर थे, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक थे। अब इस सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर है, और सोने पे सुहागा अलीम डार को, जो दुनिया के माने हुए अंपायर है, उनको बजाय आप अंपायरिंग का मयार दुरुस्त करने के लिए लगाते, उन्हें सेलेक्टर बना दिया। तो इस सिलेक्शन कमेटी ने जिन लड़कों का इंतखाब किया है, फिर सवाल यह पैदा होता है कि माइक हैसन जो कोच है इस्लामाबाद के, वो आए, वो उन लड़कों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं जो या तो माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे या आप खेल रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट के बजाय उन लोगों का इंतखाब अमल में आ रहा है कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन है, और वो सामने सबको रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है। मेरे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा सुनी फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।